पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जिन पे पूरे देश की उम्मीदें टिकी हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय जोशी जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, श्री वेंकैया नायडू जी, नितिन जी, मंच पर मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए कार्यकर्ता मित्रों, बहुत कम उदाहरण है कि एक उम्मीदों से भरे हुए माहौल में, उत्साह के माहौल में इस प्रकार का पार्टी का अधिवेशन हुआ। उत्साह अधिक इसलिए भी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दी और इस जिम्मेवारी देते वक्त इस देश के जितने राजनीतिक पंडित और विश्लेषक थे, कई उनके ऐसे विश्लेषण थे जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी दिए जाते थे, जिन्हें उन्होंने गलत साबित कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकेत में उनमें से कुछ का जिक्र किया। बहुत लोग मानते थे कि बड़े बहुमत आएंगे एक दल के, भारत में वो युग समाप्त हो चुका है। एज ऑफ टॉल मेजॉरिटीज एंड टॉल लीडर्स इज ओवर। हम केवल गठबंधन की राजनीति के युग में हैं। जब लोग आकलन करते थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, क्या ये 150 का आंकड़ा पार करेगी, क्या ये 200 अपने ताकत पे छू पाएगी, और आखिरी कुछ दिनों में उनको लगने लगा कि 200 का आंकड़ा पार करेगी तो कहां तक जाएगी, साथियों के साथ 272 तक नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस इतनी कमजोर रह जाएगी, इसकी उनको कल्पना नहीं थी। ये सब राजनीतिक विश्लेषण जो चुनाव से पहले होते थे, इस लोकसभा चुनाव के परिणाम ने उनको गलत सिद्ध किया। पिछली बार किसी एक राजनीतिक दल को अपनी ताकत पे बहुमत मिला था तो वो 1984 में मिला था। 30 वर्षों के बाद किसी एक दल को सिंगल पार्टी मेजॉरिटी इस देश में एक बार दोबारा आई है। कांग्रेस के लोग कम होंगे, लेकिन कितने कम होंगे इसकी कल्पना न उनको थी, न देश के किसी राजनीतिक विश्लेषक। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकलन दे रहे थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरीज, 20 ऐसे प्रांत हैं जहां कांग्रेस अपना खाता नहीं। कितने ऐसे प्रांत हैं जिसमें सारी की सारी सीटें, और बड़े प्रांत हैं, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी। आज की राजनीतिक परिस्थिति में और भविष्य की रणनीति तय करते वक्त ये भी हम लोगों को सोचना होगा कि ये परिस्थिति पैदा कैसे है। जो लोग केवल एक परिवार पे, और मैं किसी एक दल का
जिक्र नहीं कर रहा। कई दलों के संबंध में ये कहा जाता था और ये प्रश्न उठता था वंशवाद के संबंध में, इज इंडिया बिकमिंग अ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी? क्या भारत परिवारवाद के आधार पर चलने वाला एक लोकतंत्र बन रहा है जो केवल एक परिवार पर निर्भर करते थे? प्रायः ऐसे राजनीतिक दलों को झटका जिनको लगता था कि शासन अच्छा चले इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति चलती है। और उत्तर भारत के कई प्रांतों में ऐसे राज्य थे, उसी पे चुनाव जीते जाते हैं, वो भी गलत है। जो केवल जातीय राजनीति को आधार मानते थे, उनके खिलाफ अन्य लोगों ने जो मोर्चे खोले, इस चुनाव में वो भी अपने आप में एक उदाहरण बना। ऐसा नेतृत्व जिसका प्रभाव ना हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता ना हो, निर्णय लेने की क्षमता ना हो, वो इस देश का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ये इस चुनाव से बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार की ताकत को केवल बदले की राजनीति में लगा दिया जाए और उसी को अपनी जीत मान लिया जाए, वो राजनीति कभी लाभ नहीं देती। जिस प्रकार से हमारे नेताओं को तंग किया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं तो कई बार ये मानता हूं कि हमारे विरोधियों ने हमसे पहले श्री अमित शाह को पहचान लिया और इसलिए उनका टारगेट वो कई वर्षों पहले बन चुके थे। हम लोगों को अमित जी की क्या क्षमता है, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगी। भ्रष्टाचार अगर बहुत व्यापक फैलेगा और नेतृत्व और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो शासन की विश्वसनीयता अपने आप में समाप्त हो जाएगी और कोई उस देश की तरफ देखने नहीं। इस परिस्थिति में ये चुनाव का परिणाम आया है। कुछ जानकारियां तो हम सबको थी, लेकिन शासन में आने के बाद कितनी खराब परिस्थिति में देश को छोड़कर कांग्रेस के लोग गए, ये कल्पना धीरे धीरे आज भी हो रही है। अटल जी की सरकार के संबंध में हम लोग कहते थे कि अटल जी ने आरंभ किया राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, और हम आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार में वो धीमे पड़ गए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी को अब वो जिम्मेवारी मिली है। उनकी चिंता यह है केवल धीमे नहीं पड़े, 10 साल में यह परिस्थिति पैदा कर दी कि आज निर्माण करने के लिए कोई सामने आने को तैयार नहीं। पूरे सेक्टर को खोखला कर देना, जो देश का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था, जिसको लेकर अटल जी की सरकार की हम लोग प्रशंसा करते थे कि इन्होंने इस देश के निर्माण में इतना बड़ा कदम उठाया, ये एक उसका उदाहरण है। हम देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में दुनिया को दिखलाते थे अटल जी के समय कि कोई भी निवेश करना चाहे तो हिंदुस्तान में आकर करे। चीन के बाद हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 2-3 वर्षों में जो इस देश की विकास दर है बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, 5% से भी कम है। और जब विकास दर 5% से कम होती है तो उसके कई परिणाम सामने आते हैं।
देश का जो औद्योगिक क्षेत्र है और रोजगार बढ़ने का अवसर औद्योगिक क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र 2 वर्षों से ठप पड़ा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट पे है, बढ़ने की बजाय सिकुड़ रहा है। जब औद्योगिक क्षेत्र सिकुड़ने लग पड़ता है तो रोजगार के अवसर अपने आप में कमजोर पड़ जाते हैं, वो कम हो चुके हैं। इस परिस्थिति में सरकार छोड़कर गए और जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाती है, छोटी पड़ती है, तो सरकार की जेब में राजस्व नहीं होता। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार निर्माण करे, कोई गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं बनाए, उसके लिए साधन सरकार के पास नहीं रहते। भ्रष्टाचार की यह परिस्थिति थी कि केवल भ्रष्टाचार किया जिससे शासन और सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। केवल परिस्थिति यह नहीं थी, उस भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करना, उन संस्थाओं को भ्रष्ट बना देना ताकि एक भ्रष्ट सरकार और शासन की वो सहायता करेंगे, जिसको इंस्टीट्यूशनल सबवर्शन कहते हैं। उस इंस्टीट्यूशनल सबवर्शन की स्थिति में उन संस्थाओं को छोड़कर ये कांग्रेस की सरकार है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति हम लोगों को मालूम है। पहले केवल कश्मीर या पूर्व उत्तर के प्रांतों की चिंता होती थी, आज देश के मध्य में कितने जिले ऐसे हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो माओवाद से प्रभावित हैं। जब 2004 में अटल जी की सरकार ने शासन छोड़ा था तो इस समस्या का जिक्र नहीं होता था, केवल 60 के दशक में आरंभ हुई थी, इतिहास का एक अंग थी। इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार से लोगों की उम्मीद है कि आप इस देश का पुनर्निर्माण एक बार फिर कीजिए। इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ स्वीकार किया और 75 दिनों में एक एक कदम सरकार उठाए। जहां जहां शासन और सरकार और देश को इस परिस्थिति में छोड़कर गए थे, एक एक क्षेत्र में देश को पुनः खड़ा करना है, यह इस सरकार के ऊपर चुनौती है। पहला निर्णय सरकार का क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों में काला धन है, उसकी जांच के लिए और उस पर कदम उठाने के लिए एक एसआईटी बनाई है। क्या फर्क है हम दोनों सरकारों में, यूपी और एनडीए में? 3 वर्षों से यूपीए की सरकार सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देती थी कि विदेशों में काला धन है, इसका उपाय क्या है? जो एसआईटी आपने कही है हम नहीं बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश देता। मोदी जी की सरकार की पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला निर्णय था सरकार बनने के 2 दिन बाद कि हम इस एसआईटी का गठन करते हैं। विषय छोटा था लेकिन सोच की अंतर था कि 3 वर्षों से वो संघर्ष कर रहे थे 2011 से कि हम एसआईटी नहीं बनाएंगे। अमित जी अभी जिक्र कर रहे थे डब्ल्यूटीओ का। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं न जाने कितनी बैठकें ली है पिछले 20-25 दिनों में।
WTO के संबंध में जो निर्णय कराए थे जाकर, उनमें से एक निर्णय का प्रत्यक्ष असर यह था कि हमारे कृषि क्षेत्र की जो कमजोरी है कि हम अपने किसान को MSP देकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर उससे खरीदारी करते हैं, राज्य सरकारें या FCI भंडार में रखते हैं और उस भंडार को फिर बांटते हैं सस्ते दर पे। हमें ये तमाम खाद्यान्न की योजनाएं समाप्त करनी पड़ती है। ये समझौता करके आए जिसका असर ये होगा। आज दुनिया में कई देशों ने हमारी आलोचना की और ये कहा आप अलग थलग पड़ जाओगे, लेकिन हमने कहा अकेले भी रहे, लेकिन इस किसान के हित से और गरीब के हित से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यही परिस्थिति अटल जी की सरकार में 2 बार आई थी, जब दोनों बार हम लोग अड़े रहे। ये अंतर था UPA और NDA की सरकारों के बीच। आते ही हम लोगों ने जो स्पष्ट नीति बनाई है कि इस देश में निवेश का माहौल आरंभ हो। हमारे देश का अपना उद्योग इसलिए कमजोर हो रहा था कि हमारा उद्योग को लगता था, हमारे उद्योग को लगता था कि भारत में हम लोग निवेश करें, इसमें लाभ नहीं है, हम भी बाहर जाकर करें। बाहर से तो कोई आ नहीं रहा था, यहां के लोग बाहर जा रहे थे। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, जो शब्द प्रयोग होते थे, पॉलिसी पैरालिसिस, लकवा मार गया, आप नीति नहीं बना सकते। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी के संबंध में कहते थे आतंकित करती है निवेशकों को, टैक्स टेररिज्म। इस 75 दिन के अवधि काल में अपनी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को स्थापित करना, उसकी क्रेडिबिलिटी को बनाना, ये जो माहौल बनाकर गए थे पॉलिसी पैरालिसिस और टैक्स टेररिज्म का, उसको तोड़ना, उसको बदल के संकेत देना, देश के गरीब के हित में तमाम योजनाएं बनना और 4-5 सप्ताह में जो सरकार की नीति रेल बजट में, केंद्रीय बजट में आती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने। रेल बजट में यह परिस्थिति थी कि जो निर्णय UPA लेता था उसको लागू करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, जिसको पैरालिसिस कहते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने कहा कड़वी दवाई भी पीनी पड़ेगी, देश के हित में हम लोग पिएंगे। अगर किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है, ये जो जुलाई से लेकर नवंबर का माहौल होता है, 2 क्रॉप्स के बीच का माहौल होता है, इसमें अक्सर खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन हर सप्ताह मीटिंग लेना, उसका प्रशासन करना, और इस अवधि काल में जो वस्तुएं 80 और 100 रुपए पे पहुंच जाती थी, देश में आज कम से कम करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं देहात में, शहरों में, जो बिना घर के हैं। इस सबको प्रोत्साहन दिया जाए, केवल स्मार्ट सिटीज के माध्यम से नहीं, लेकिन हमने टैक्सेशन पॉलिसी तक का इस्तेमाल किया। और जो समाज में एक नया वर्ग आ रहा है, जो गरीबी में से उठकर ऊपर आता है और मध्यम वर्ग बनने का प्रयास करता है, उस प्रयास में उसकी सहायता की जाए। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसने आते ही इस वर्ग को इतना बड़ा रिलीफ टैक्सेशन में दे दिया। जो टैक्सेशन में एग्जेम्पशन देते हैं, कभी 5,000, 10,000, 20,000 तक बढ़ाया गया है। एक मुश्त में उसको 50,000 रुपए बढ़ा देना। जो घर या छोटा घर, अपार्टमेंट खरीदता है और उधार लेकर ब्याज देता है, उसको 2 लाख तक की टैक्स की और छूट दे देता, उसको भी 50,000 बढ़ा देता। जो बचत करता है और बचत की पूंजी को कहीं लगाता है, उसको भी
उसके लिए इंसेंटिवाइज कर देना। और पीछे एक नीति थी केवल, प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि अर्थव्यवस्था फैले बढ़े, उसके लिए टैक्सेस कम होंगे तो ज्यादा तेजी से फैलेगी, टैक्सेस ज्यादा होंगे तो वो फैलेगी नहीं। इसलिए ये कहने वाली हम पहली सरकार थे जिसको कहने में संकोच नहीं था, वी आर ए लो टैक्सेशन गवर्नमेंट, नॉट अ हाई टैक्सेशन गवर्नमेंट लाइक इन। देश के अंदर पैदावार और उद्योग बढ़े, मध्यम और छोटे उद्योग लगाने वालों को जो पूंजी होगी उसमें भी टैक्स की छूट देंगे कि इस देश में पूंजी लगाइए। बिजली का निर्माण नहीं होता, जो इस देश के बिजली के निर्माण में बिजली पूंजी लगाएगा अगले कुछ वर्षों के लिए उसको भी टैक्स मुक्त किया। इस खराब परिस्थिति में जिसमें अर्थव्यवस्था हम लोगों को मिली थी, उसमें अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेंशन हो, हमने एक वैकल्पिक नीति के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सरकार में एक ऐसा शासन है जिसमें मंत्रियों की जवाबदारी भी देनी भी है, एक एक विभाग का नियंत्रण और उसकी अकाउंटेबिलिटी, खूब चर्चा, ये एक माहौल पैदा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि 75 दिन की सरकार में खूब लगे हुए हैं विरोधी कुछ ना कुछ ढूंढने में, लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। आज इस परिस्थिति में विदेश नीति हमारी ये थी कांग्रेस की सरकार में कि लगभग सब पड़ोसियों के साथ संबंध में खटास थी, अविश्वास की भावना। इस परिस्थिति में लेकर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी आज भी इसी संबंध को सुधारने में व्यस्त हैं। उन्होंने आरंभ इससे किया कि पहले पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध बने। भूटान में प्रधानमंत्री जी हुआ है, नेपाल में प्रधानमंत्री जी हुआ है, और जिस प्रकार का उत्साह उनके नेपाल और भूटान की यात्रा में था और जिस प्रकार के संबंध बनाने की एक नींव रखी गई है, ये अपने आप में उदाहरण है। सभी सार्क देशों के साथ दोस्ती का संबंध बनाना, और ये वो परिस्थिति में लिया कि जबकि विरासत में हमें वो स्थिति मिली थी कि तमाम देशों के साथ रिश्तों में खटास थी, कड़वाहट थी, ये विरासत हम लोगों को मिली, और एक प्रायोरिटी देना नेबरिंग कंट्रीज के साथ। और छोटे विषय, आज विदेशी मेहमान आते हैं तो सबसे पहला विषय भारत के संबंध में है। भारत हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार था। सब आते थे बेचने के लिए, अब सब आते हैं तो उनसे चर्चा होती है कि अब भारत के अंदर इसका निर्माण शुरू होगा। पहली बार आते ही जो दृष्टिकोण था शासन का और मेहमानों के साथ जो चर्चा होती थी, उसका एजेंडा था, उसके अंदर भी अपने आप में एक परिवर्तन आया। देश की कई स्थानीय समस्याएं इस सरकार में स्पष्टता थी कि हमने ये कहा और उसके लिए पैसा भी आवंटन कर दिया कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो कश्मीर घाटी में वापस जाकर बसना चाहते हैं, सरकार उनके लिए साधन देगी और जो भी उनके रहने की वहां सुविधा होगी उसका निर्माण होगा। अमित जी अभी गंगा नदी का जिक्र कर रहे थे। देश के तीर्थ स्थानों का महत्व को हम लोगों ने समझा है। देश में जो पुरातन शहर है वहां हेरिटेज सिटीज
देश में जो नदी के साथ साथ घाट हो, घाट निर्माण का काम राज्यों के माध्यम से सरकार करेगी केंद्र की। पर्यटन बढ़ाने का काम इसके माध्यम से हम लोग करेंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में जो हमने आते ही नीति की घोषणा की है, तो उस व्यवसाय में लगे लोगों को लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये दुगना हो सकता है, जिससे देश के एक वर्ग की आमदनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस उत्साह के माहौल में हम लोगों ने एक शासन आरंभ किया है उस निराशा के माहौल को बदलने। लेकिन खेद केवल एक बात का है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसकी नीतियां इस देश पर बोझ बन चुकी। इट वॉज अ लाइबिलिटी ऑन दिस कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। आज विपक्ष में रहकर भी वो वही भूमिका निभाना चाहते हैं कि कहां देश तीव्र प्रगति ना कर पाए, उसको रोका जा सके। एनडीए को केवल रुकावटें हम लोगों ने पैदा कर दी। हाल में पिछले एक सप्ताह में जो उनकी नीतियां स्पष्ट होकर आ रही हैं, उससे केवल यही दिशा लगती है। They were a liability of the economy of this country when they were in power. They want to continue to be a liability when they are in opposition. लेकिन हम लोगों में भी इस बात का संकल्प है कि एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी इस देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को मिली है। हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे और जो ये ऐतिहासिक मैंडेट हम लोगों को मिला है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे साथी प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस प्रस्ताव को बनाया है। जो मैंने कुछ विषय रखे हैं, इस प्रस्ताव की मूल भावना यही विषय इस दिशा में है। मैं ये प्रस्ताव आप सबके सामने पेश करता हूं और चर्चा के बाद आपसे आग्रह करूंगा कि इसको पारित किया।